नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में हमारे मन में सहज कौतूहल या जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा होगा। मसलन रोजगार के अवसर कैसे रहेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं, वैवाहिक व संतान योग कैसा रहेगा, अपना घर होगा या नहीं, आदि से जुड़े अनेक सवाल हमारे दिमाग में होते हैं जिनका हम संकेत पाना चाहते हैं। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने आज अग्रसर के मंच पर प्रतिष्ठित व लोकप्रिय ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा को आमंत्रित किया है। पेशे से झारखंड शिक्षा सेवा में कार्यरत श्री झा वर्तमान में बतौर जिला शिक्षा पदाधिकारी जामताड़ा में पदस्थापित हैं। आप 2 विषयों में एवं संस्कृत में स्नातकोत्तर के अलावे बीएड एवं पीएचडी भी है। साथ ही ज्योतिषीय गणना के कारण खासे लोकप्रिय रहे हैं। आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है अग्रसर के मंच पर। कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अपना सवाल सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपने अग्रसर पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले। आज का हमारा पहला सवाल ज्योतिषीय गणना, उसकी सटीकता और विश्वसनीयता को लेकर है। लोग 2 धड़ों में बटे दिखते हैं। एक ऐसे लोगों का समूह है जिनका इनसे गहरा विश्वास है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इससे कोरा बकवास करार देते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं आचार्य जी से प्रश्न कर रही हूँ। जी, आज अग्रसर पत्रिका पत्रिका की ओर से प्रस्तोता के रूप में श्रीमती इंदु मिश्रा जी को सर्वप्रथम मेरे तरफ से नमस्कार है। एवं इस अग्रसर पत्रिका परिवार से जुड़े हुए देश विदेश के अनेकों जो फॉलोअर हैं, उन सभी का मैं इस मंच पर आज स्वागत करता हूं, सादर उनका अभिनंदन, नंदन और नमन भी करता हूं। बहुत ही आकर्षक और सुंदर विचार मंच के माध्यम से विषयों को रखा जाना है। प्रयास मेरा रहेगा जो मैं उन बातों पे आपके साथ चर्चा करूं। बहुत ही सुंदर पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं निवर्तमान वर्ष 2023 को नमन करते हुए आगामी 2024 के कुछ ही घंटों के बाद उनका भी आगाज हो जाएगा और हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा रहती है जो व्यतीत वर्ष में हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या क्या आकांक्षाएं हमारी बाकी रह गई, आगे कैसा प्रयत्न करना है और हर कुछ मेरे जीवन में सुंदर ही सुंदर हो। उसी संदर्भ को लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आपने यह मौका हमें दिया है इस मंच पर। इसके लिए इस अग्रसर ई पत्रिका परिवार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूं। मनोरंजन और कौतूहल का विषय ज्योतिष है। ज्योतिष की परिभाषा जो है वो ज्योतिषाम ग्रह नक्षत्रादीनाम अधिकृत शास्त्रम, ग्रह और नक्षत्रों से संबंधित विषयों का वैज्ञानिक प्रतिपादन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है उसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष भगवान सूरज का पर्यायवाची नाम है और हमारे वेदांग में ज्योतिषामयनम चक्षुः, ज्योतिष को काल पुरुष का नयन माने नेत्र भी कहा गया है। तो यदि शरीर में सब कुछ सुंदर है लेकिन नेत्र नहीं है तो बहुत ही वो दुख का कारण और जीवन बहुत भारी सा हो जाता है। तो और अंग की जो महत्ता है वो अपने जगह है, लेकिन नेत्र का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। और यह जो ज्योतिष है यह काल पर आधारित है। काल जिसको हम समय या टाइम के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार बाराह मिहिर से
कुछ नास्तिक जनों ने क्वेश्चन किया जो ये ठग विद्या है और इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं, कैसे आप हमें संतुष्ट करेंगे। तो वो एक पद्य है जिसको मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने लिखा है बृहत् पाराशर में, आ, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम न तेषु किंचित खलु प्रत्ययोस्ति चिकित्सितो ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे प्रत्यय मामनन्ति। इस भौतिक संसार में आ, आ, प्रारब्ध, क्रियमान और संचयन तीन तरह के कर्म होते हैं। तो उन्होंने कहा जो दुनिया में जितने भी विषय हैं वो विषय देश काल पात्र परिस्थिति के आधार पर वो बदले जा सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और तंत्र शास्त्र ये तीनों अटूट है, अकाट्य है और प्रत्यक्ष फलदायी है। तो उन्होंने कहा जो अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, तो वो भारत का भूगोल अलग होगा और इंग्लैंड का भूगोल अलग होगा, या अन्य जो भी विषय हैं। तो मैं विषयांतर नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो इसकी विशद चर्चा करते। तो इस तरह ये ज्योतिष विद्या है। प्रत्यक्षम चंद्रार को जत्र साक्षिणो, उस नास्तिक से उन्होंने कहा जो अच्छा ये बताओ, जो तुमको आकाश में कुछ दिखाई दे रहा है तो जी, तो ये क्या है? सूर्य है। तो क्या इसको तुम नहीं मानते हो? ये चंद्रमा है, इसको नहीं मानते हो? उन्होंने कहा जो चंद्रार को जत्र साक्षिणो जथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो जथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिष मूर्धिनि संस्थितम। जिस तरह से मयूरों का, मयूर के प्रजातियों में उसका शिखा सर्वोत्कृष्ट और सुंदरता का प्रतीक है, नागानाम मणयो जथा, नागों में मणि की उपादेयता है और उसके कारण नागमणि जाना जाता है। तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, उसी तरह से हमारे 6 वेदांग हैं, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, लगभग 84 उपनिषद और 18 पुराण है। तो उन्होंने कहा जो ये उसी तरह नाग और मयूर की तरह सभी शास्त्रों में सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट और सुंदर है। इस पर अविश्वसनीयता का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। इन 12 मिहिर ने उनको उत्तर दिया, जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया था। तो मुझे आशा है इस तरह के नकारात्मक सोच के साथ ज्योतिष को जो भी देखते हैं, तो यदि उन्हें सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देती है दिन में भी, और यदि सूर्य चंद्रमा देख कर की भी ज्योतिष शास्त्र को वो कहते हैं ये काल्पनिक, ढोंग, ठग या केवल एक विशेष वर्ग का यह विषय हो सकता है, इसको मैं पूर्णतया अपने सिरे से और शास्त्र के आधार पर खारिज करता हूं। अब रही बात 2024 2024 का अंक शास्त्र के अनुसार पूर्ण मूलांक 8 होता है और 8 के जो अधिष्ठाता ग्रह हैं वो हमारे इस बार शनि महाराज हैं। तो शनिदेव न्याय के देवता हैं, विज्ञान के देवता हैं, आकाशीय पिंडों के देवता हैं और वाटर रिसोर्सेज, कोयला खनन, लोहा और फैक्ट्री का प्रतिनिधित्व शनि के द्वारा होता है। तो आप समझ सकते हैं इस वर्ष शनि अपने स्वगृही 11 में घर में अर्थात कुंभ राशि का शनि अभी है। जब कोई ग्रह अपने घर का, मित्र घर का या नवमांश का हो तो वो काफी बलशाली और सुंदर होता है। तो 2024 जो है वो बहुत ही विज्ञान, प्रावैधिकी और जियोलॉजी के क्षेत्र में, वाटर रिसोर्स के क्षेत्र में, तटीय प्रबंधन के समय क्षेत्र में
जहाज का निर्माण और टेक्निकल सैन्य सामग्रियों के विकास के लिए भारत ऊपर के पायदान पर पूरे विश्व में होगा। इस वर्ष का जो अधिपति ग्रह है इंदु जी, वो भगवान बृहस्पति है। बृहस्पति का जो स्वभाव है वो सौम्य है, सुंदर है, परम ज्ञानी है, शास्त्रों के अनुसार देवताओं के वो मंत्री भी हैं। तो इस वर्ष हमारे देश में धार्मिक उत्साह और धार्मिक सामाजिक समन्वय एवं बौद्धिक क्षेत्र में शोध के क्षेत्र में इनोवेशन, एजुकेशन इनोवेशन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। बृहस्पति संप्रति मेष राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल सौर मंडलीय कैबिनेट के सेनापति हैं और बृहस्पति का सेनापति के घर अर्थात मंगल के घर में होना सैन्य के क्षेत्र में काफी मजबूती हमारी होगी। उत्तर पश्चिम के सीमा पर हमारी मजबूती होगी। सैन्य सामग्री, भारतीय सेनाओं का जो मनोबल है काफी हाई होगा और हम अपनी सीमाओं की रक्षा अपने देश को शत्रुओं से बचाने में सक्षम होंगे। लेकिन परस्पर हम हमारे जो शत्रु देश हैं वहां भी हमारा आदर पूर्वक व्यवहार होगा। हम उन्हें बहुत सारे चांसेस देंगे। नहीं मानने की स्थिति में शनि तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह हैं, तो वो अपनी कार्रवाई के लिए भी स्वतंत्र हो जाते हैं और सजा दे देते हैं। तो ये हो गया। और बृहस्पति जो आज लग्न है हमारा, जिस लग्न में 2024 का प्रवेश हो रहा है, वो लग्न है आज मीन, जिसे अंग्रेजी में पाइसिस कहते हैं। तो लग्नेश, लग्न के मालिक बृहस्पति धन में बैठे हुए हैं, अर्थात आर्थिक स्थिति जो है वो काफी बढ़िया हमारा होगा। और जो मुद्रास्फीति और बैंकिंग अर्थव्यवस्था है उसमें भी ऊंचे पायदान पर भारत पूरे विश्व में रहेगा। अर्थात धन संचयन और जो आर्थिक क्षेत्र है मेरा वो हम कम नहीं होंगे और परस्पर दयालुता की भावना से आपदा प्रबंधन की स्थिति में या डिजास्टर की स्थिति में अन्य देशों को भी हम आर्थिक सहायता, मानवीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद नंबर आता है जल क्षेत्र। चूंकि इस वर्ष पालक, जनता के प्रतिपालक ग्रह का जो दायित्व है वो चंद्रमा को है। चंद्रमा शीतल, सौम्य, कोमल, सहज और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। तो चंद्रमा यदि प्रतिपालक हो तो जल क्षेत्र में, नेविगेशन के क्षेत्र में हम काफी मजबूत होंगे। तटीय क्षेत्रों का विकास होगा और राष्ट्र हमारी तरक्की करेगी। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर चिंता है, जून, जुलाई और अगस्त 2024 में कुछ प्राकृतिक उत्पात जैसे भूकंप, भूस्खलन, तूफान, अग्निकोप, ओलावृष्टि की संभावना बनेगी। देश में इस वर्ष बृहस्पति के लग्नेश होने से और मित्र स्थान में होने के कारण दक्षिणपंथी सत्ता का सर्वत्र अधिकाधिक विस्तार होगा। देश के दक्षिण पूर्व भाग में आंतरिक विरोध, राजनीतिक कलह बढ़ सकता है, लेकिन हम नियंत्रण इस पर पालेंगे। आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत 2024 में सुदृढ़ होगा और एक मजबूत शक्ति के रूप में विश्व में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम आज भौतिक युग में अधिक करते हैं और विकास को भौतिक संसाधन के साथ साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कितना काम किया है, क्या करना है, क्या क्या बाकी है, इन सभी विषयों पर हम
ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। खास करके खनन, क्रूर आयल, भारी मशीन और रक्षा उत्पादन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी 2024 में। हम शस्त्र पहले आयात करते थे, अब हम शस्त्र को निर्यात करेंगे, जिससे रक्षा संसाधन और हमारे सैन्य शक्ति में काफी मजबूती भी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ रोड है, ये एयरपोर्ट है, और ये नए कंपनियों का पदस्थापन या विश्व के बड़े बड़े कंपनियों का निवेश जो है, खास करके रक्षा के क्षेत्र में और ये क्रिएशन के क्षेत्र में हमारा अधिक होगा। अब एक महत्वपूर्ण अवयव है हमारा खेल, जो हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमारी प्रतिष्ठा और आर्थिक पक्ष भी इससे मजबूत होता है। तो खास करके इस वर्ष क्रिकेट, टेनिस, रेसलिंग को लेकर के ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन बढ़ेगा और हम अधिक से अधिक मेडल्स जीतेंगे। हमारे खिलाड़ी जीत करके आएंगे और दबे हुए ऐसे खिलाड़ी जो जिला लेवल पर या राज्य लेवल पर है, वो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रतिभा में चमक बढ़ेगी। और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा बॉलीवुड, जिस पर मनोरंजन के साथ साथ आर्थिक विकास भी हमारा निर्भर है। तो इस वर्ष संभावना है राष्ट्रीय मामलों में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों से संबंधित फिल्म का निर्माण अधिकाधिक रहेगा और वो फिल्म सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पुरानी गाथाओं के आधार पर होगा, जो सभी के लिए अनुकरणीय और प्रशंसनीय होगा। इस वर्ष दो क्षेत्र में, जैसे जो कल का रात का प्रवेश हो रहा है 12 बजे के बाद, वो लग्न हमारा मीन है और उस समय चंद्रमा सिंह राशि पर होंगे। तो सूर्य की स्थिति भी काफी अच्छी है। सूर्य धनु राशि में मंगल के साथ है, अर्थात हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका ये सैन्य के जो प्रभारी हैं, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस हैं, तो वो इनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन इनका बनेगा। अंतर विरोध की कोई संभावना नहीं है। तो सेना नायक और राजा अर्थात गृह विभाग, ये दोनों हमारा मजबूती से इस वर्ष काम करेगा। खास करके पश्चिम और उत्तर में हम काफी मजबूती वर्षों बाद ये अवसर 2024 में हमको मिलने जा रहा है। ये जो भारत का प्रवेश का लग्न है रात्रि 12 बजे के बाद, उसमें हमारे ये पराक्रम का जगह हमारा शुक्र वृक्ष राशि आ रहा है और उस पर शुक्र की संपूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। अर्थात कूटनीति के क्षेत्र में हमारे जितने भी देश हैं जिनसे हमारा खास करके बीच बीच में संबंध अच्छा नहीं रहा है, सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर, वहां भी हमारी भारी कूटनीतिक जीत होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र की पराक्रम पर पूर्ण दृष्टि है और नीति नियामक परिस्थिति में हम विश्व में कई एक क्षेत्र के विवादों में भी अपनी मध्यस्थता करेंगे। अर्थात भारत उसमें अपना प्रतिनिधित्व देकर के सुख, शांति, अमन चैन के लिए काम करता रहेगा। खास करके रोग और शत्रु का जो जगह है वो छठा स्थान है। तो उसमें चंद्रमा का सिंह राशि में होना, ये खष्ठाष्टमे चंद्रः सद्यो पापाय पाप संदृष्ट तदा अरिष्टम जायते। शनि की सप्तम दृष्टि रोग पर है, जिसके कारण ये रोगों की वृद्धि होगी। खास करके लाइलाज जैसे बीमारी है, श्वसन प्रणाली है
और प्रसरणशील जितने भी बीमारी है उसके प्रति हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हम सरकार के साथ, स्वच्छता के साथ हम भारत में इस अभियान को बनाएं, अपने देशवासियों को स्वस्थ रहने की मंगल कामना करेंगे। सातवां घर हमारा जो है उसमें केतु की उपस्थिति है। थोड़ा सा इसमें जो हमारे प्रेमी प्रेमिकाओं की बात होती है, या दाम्पत्य जीवन की बात होती है, या राष्ट्र की मित्रता की बात है, तो वो वहां हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सोच समझ करके हमें इस पर कदम रखना होगा। ऐसे कुल मिलाकर के भारत का जो वर्तमान परिस्थिति है 2024 में होने जा रहा है, उसमें भाग्य, कर्म और धर्म स्थान काफी मजबूत स्थिति में है। 12वें स्थान का शनि स्वग्रही होने के साथ साथ ही व्यसन और छिटफुट कुछ असंवैधानिक घटनाएं देश में पूरब और दक्षिण की दिशाओं में, दक्षिण के राज्यों में बढ़ेगी, जिस पर हमें हमारे राष्ट्राध्यक्षों को, हमारे जो नेतृत्व करेंगे देश का या कर रहे हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह 2024 2023 की अपेक्षा काफी मजबूती के साथ हम आगाज होने जा रहा है, और हमारे लिए, संपूर्ण भारतवासियों के लिए ये एक सुखद और सुंदर संजोग बन रहा है। तो मैं शुभदम सुखदम भूयात वर्षमिदं नवम की मंगल कामना के साथ मैं इस अग्रसर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अभी अपने सभी श्रोता, सहभागी और ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखने वाले, विश्वास रखने वाले श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद और आभार करता हूं। इंदु जी, और कोई जिज्ञासा यदि है, समय के आधार पर आप जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे सुकून वाली बात है लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिसकी जरूरत है अभी भारत को। जरूर। व्यापार की भी बात आपने कही, तो वो भी सुकून देने वाली बात है। और अब 7.5 को लेकर बहुत लोगों में हमेशा भय रहता है, जिज्ञासा रहती है कि 7.5 कुंभ राशि पे भी चल रही है और शायद मकर राशि पे भी चल रही है। जी तो जी, उन जातकों का कैसा रहने वाला है? जी, मैं कहूं तो हमारे जो नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, जिसमें बृहस्पति, बुध और शुक्र और चंद्रमा, इनको शुभग्रह कहा जाता है। राहु, केतु और शनि को पापग्रह अर्थात नकारात्मक दृष्टिकोण वाले ग्रह लोग मानते हैं। और सूर्य जिस ग्रह के साथ होते हैं, द्विस्वभावी हैं, अर्थात पापक ग्रह के साथ यदि संयोग इनका बनता है तो पापाचारी हो जाते हैं, नकारात्मक, नेगेटिव और वामपंथी विचारधाराओं को बढ़ाने लगते हैं। और यदि ये शुभग्रह के साथ होते हैं, बड़ी मजबूती से जातक को आशीर्वाद अपना देते हैं, उनके सभी तरह के जो भी इच्छित कार्य है उसमें सहयोग करते हैं। शनि सूर्य पुत्र हैं। शनि के प्रति मैं पहले आपको बताऊं, ये बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। ये छल कपट से रहित ग्रह हैं। ये न्याय प्रिय हैं, निधि को न्याय देते हैं, और गलती करने वाले जातक को दंड भी बहुत मजबूती से देते हैं, कोई मर्सी नहीं करते। तो ऐसी बातें हैं जो जन्म राशि से दूसरा, छठा, 8वां और 12वां स्थान पर जब शनि हो तो शनि ढैया अर्थात 2.5 साल साढ़े साती, तो ढैया को लघु कल्याणी के नाम से भी माना जाता है। साढ़े साती क्यों कहा जाता है? साढ़े सात, 3 राशियों में लगातार 2.5 वर्ष तक जब शनि कंटिन्यू आरोह करते हैं तो साढ़े साती हो जाता है। तो इस तरह
शनि को पूरे एक बार में परिक्रमा करने में 30 वर्ष का समय लगता है सौरमंडल को। तो 12 राशि है और 30 वर्ष, तो एक राशि पर शनि को भोग करने का समय 2.5 साल लगता है। तो लगातार, और कक्षा क्रम में शनि सबसे ऊपर हैं, बहुत ही ऊपर है, जिनके चलते इनको पृथ्वी के परिक्रमा करने में 30 वर्ष लग जाता है। और तो वो आर्यभट्ट ने लिखा है, जो आदौ शनिर गुरुस तस्मात् ततो भौमस ततो रविः ततः शुक्रो बुधस तस्मात् ततः इंदु ऋति स्फुटम। ये तो रही ग्रहों की गति की बात। इस वर्ष शनि कुंभ राशि में 2.5 साल रहेंगे और बकरी यदि होते हैं तो मकर में आ जाएंगे। तो शनि के राशिस्थ होने पर बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण से अधिक निवारण की जरूरत है। इसमें व्यय साध्य अनुष्ठानादि प्रयोग हैं, तो लेकिन सहज प्रयोग ये है, जो शनि की साढ़े साती यदि आसन्न हो किसी व्यक्ति पर, तो वो पिप्पलाद शनि स्तोत्र जो 5 मिनट में आप एक आवृत्त कर सकती हैं, या हमारे जो श्रोता हैं उनसे मैं ये बात शेयर करता हूं, वो जरूर किसी शनिवार से शुरू करके 5 मिनट का पिप्पलाद स्तोत्र है शनि का, ये जरूर करें। और शनिवार को निडी, विकलांग, उपेक्षित, कमजोर, आसक्त ऐसे व्यक्ति हैं, उनको उनकी सेवा करें। उन्हें अभी जैसे ठंड का समय है तो कंबल दें, उन्हें भोजन कराएं। खास करके 7 प्रकार के अनाज के साथ खिचड़ी बना करके, मिक्स वेज का भी प्रचलन है, सब कुछ एक में बना करके शनिवार को 9 से अधिक विकलांगों को या ऐसे कमजोर व्यक्तियों को 7 शनिवार को भोजन कराएं। सबसे सरल प्रयोग ये है। इसके बाद हनुमान उपासना यथा समय उनके पास हो, यदि हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो वो 7 बार करें। सुंदर कांड करते हैं प्रतिदिन। आजकल जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है, समय का अभाव है, तो सप्ताह में मंगलवार को एक आवर्त सुंदर कांड का जरूर पाठ करें। ये बहुत छोटा सा और सरल उपाय है, और यदि सक्षम या समय है और पवित्र आचरण के साथ वो कुछ बैठ सकते हैं प्रातः कालीन पूजा में, तो या नहीं तो संध्या काल में शनि का वो प्रांग प्रिंग प्रोंग संग शनेश्वराय नमः का वो एक माला जरूर करें, जिसमें मात्र 5 से 6 मिनट का समय लगता है। तो कारण से हमें डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह का गति सुनिश्चित है, जो काल के अधीन है। क्योंकि काल कहता है, कालोस्मि, भगवान कहते हैं कालोस्मि नाहम कालस्य, मैं स्वयं काल हूं। अर्थात काल तो थोड़ा विभत्स लगता है, मैं समय हूं। मेरे साथ चलने वाले, समय से डिसीजन लेने वाले बेहिचक आवाज गति से यदि चलते हैं तो उन्हें अपने किए हुए किसी कर्मों पर पश्चाताप का कारण नहीं बनता है। इसलिए समय का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। कोई समय खराब या बुरा नहीं होता है। समय तब तक बुरा होता है क्योंकि नीति में कहा गया है, तावत भयस्य भेतव्यम जावत भय न मनागतम आगतम तु भयम वीक्षा प्रतिकूल जात यथोचितम। भय से तब तक डरना चाहिए या किसी दोष से जब तक वो दूर है। यदि आसन्न हो गया है, हमारे पास आ गया है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, समय से लड़ने की जरूरत है। यही मैं अपने दर्शकों से और श्रोताओं से आग्रह करूंगा। समय एव करोति बलाबलम। तो ये शनि के बारे में है। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं का तो मैं अगर आपके पास समय हो तो एक अनुरोध है कि थोड़ी देर सारे जातकों के लिए आप कुछ राशि फल बतला दे तो।
आने वाला अच्छा, समय कैसे रहेगा। नहीं, समय आपके पास है तो मैं समय दे सकता हूँ। हमको ये जी लगता है जो कहीं स्टूडियो में समय कम नहीं पड़ जाए, इसी के चलते। तो नहीं नहीं मैं क्या बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सभी राशियों के लिए मैं जी मार्गदर्शन कर देता हूँ। जी ये मैं से शुरू करता हूँ द्वादश राशि तक। मेष राशि एरीज, जिनका स्वामी मंगल को कहा जाता है, और इस वर्ष अभी वर्तमान में कल से मंगल की जो स्थिति है वो धनु राशि में संचार कर रहे हैं। अर्थात मेष राशि वाले जातकों का जो दशम भाव में मंगल का संचार है, ये उनके भाग्य, धर्म, कर्म, अर्थ से जुड़े हुए सभी मामलों को मजबूती से उनकी फल की प्राप्ति देने में मंगल ग्रह सक्षम है। मेष राशि के लिए धनस्थान का जो स्वामी है उनका वो शुक्र है, और शुक्र वृश्चिक राशि में है, समभाव में है। तो वो नीतिगत कुछ जो फैसले ले सकते हैं, जैसे कोर्ट में कोई मामला उनका चल रहा है तो वो इस अवधि में डिसी उसके लिए वो तैयार होकर के वो फाइल करें, और निश्चय ही उनका विजय होगा। और इसके बाद खास करके सातवें घर में केतु है, तो मेष राशि वालों के लिए सातवां घर दाम्पत्य जीवन का है। तो थोड़ा सा पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, खास करके वायु रोग का प्रकोप, गठिया, साटिका या गैस से संबंधित प्रॉब्लम उनको हो सकता है। इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति मेष राशि वालों को सजग रहने की जरूरत है। और वर्ष के शुरुआत में ही मंगलवार को 3 मंगलवार को लाल फूल, गुड़, लाल कपड़ा के साथ चना या मसूर की दाल को वो किसी आचार्य को 3 मंगलवार को दान करें। वर्ष उनका अच्छा और सुखद रहेगा। चलते हैं वृष राशि के लिए। वृष राशि जो है वो उसके अधिष्ठाता ग्रह जो है वो शुक्राचार्य को माना जाता है। शुक्राचार्य नीति, न्याय, नियम, कानून और ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। उनकी वृष राशि वालों की आध्यात्मिक उपासना और तीर्थ यात्राओं का संजोग उनका बनेगा। उनके भी जो कहीं लंबित मामले हैं उसका निष्पादन होगा। और खास करके ऐसे वृक्ष वाले जो हैं वो शुक्रवार को सुगंधित चावल 1 मुट्ठी बाएं हाथ से लेकर के वो पीछे की तरफ कहीं एकांत जगह में जहां पक्षी या गरबैया, बगरा आदि मैना हो, वहां सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को वो सुगंधित चावल, अरवा चावल जरूर दें। और शुक्रवार को सफेद वस्त्र और इत्र का प्रयोग करें। मैं मानता हूं छोटे मोटे जो भी परेशानी है उनकी दूर होगी, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। मिथुन राशि पर आते हैं। मिथुन राशि वाले जातक का अंजे सुप्रभात झा, मेरी राशि वृक है, मेरे लिए मार्गदर्शन करें। अच्छा, वृष राशि है। वृष राशि के जातक सबसे पहले तो शांत होते हैं, सुंदर विचारों के धनी होते हैं, परोपकारी होते हैं, न्याय में, एडिशन में, पब्लिकेशन में, पत्रकारिता में या किसी बोर्ड या ऐसे बड़े संस्था में परामर्शी के पद पर उनका, या लॉ के क्षेत्र में बहुत बढ़त होती है। ऐसे लोग बहुत मार्गदर्शन, दूसरों का उचित मार्गदर्शन करते हैं, कभी भी दूसरों को अहित नहीं करते हैं। और वृष राशि के लिए इस बार
अष्टम भाव में शुक्र का होना थोड़ा सा, अष्टम स्थान, अष्टमम ही आयु स्थानम, आयु स्थान है, तो इनको रक्त शर्करा या रक्ताल्पता की परेशानी हो सकती है। और ये नेत्र पीड़ा के लिए भी सतर्क रहें, आंखों से इनकी परेशानी बढ़ सकती है। बाकी इनका वृक्ष राशि वालों के लिए, सभी के लिए मैं कहता हूं, ये नवम स्थान में इनका सूर्य और मंगल का होना बहुत स्थिति बढ़िया है। मंगल सूर्य एक साथ हों या बृहस्पति के साथ हों तो इनके रुके हुए बहुत सारे काम वो पूरे होते हैं। और इसके बाद आर्थिक समृद्धि और प्रशासनिक क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, दुविधा की जो अक्सर शुक्र और बुध के जातक को कोई हार्ड डिसीजन लेने में बहुत परेशानी होती है। ये अपने कष्ट को छुपा करके दूसरों को स्पष्ट कुछ कहना नहीं चाहते। तो इस बार 2024 में मंगल बृहस्पति के साथ वृश्चिक राशि वालों का नवम स्थान में है, तो ये वर्ष उनके लिए सुखद रहेगा। शुक्र का जो स्थान अभी है वो वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा, रक्त शर्करा से संबंधित और नेत्र से संबंधित और रक्ताल्पता से संबंधित तीन तरह से थोड़ा सा रोग निवारण के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। ये इससे इनकी परेशानी बढ़ सकती है। पहले ही मैंने वृक्ष के लिए कहा है कि शुक्रवार को सफेद चावल एक मुट्ठी सप्ताह में एक दिन आप पक्षियों के बीच में इसे वितरण करें। ये आहार चौगुना आहार व्यवहार और संस्कार को लेकर आएगा और आपके बचे हुए मन की मुराद, जिज्ञासा, रुके हुए काम, इसकी भी पूर्ति त्वरित भगवान शुक्राचार्य करेंगे। ये वृक्ष के लिए। और कोई जिज्ञासा? मैं मिथुन के एक दर्शक पूछ रहे हैं कि जन्म तिथि का स्पष्ट ज्ञान नहीं होने के कारण राशि का निर्धारण नहीं हो सका, क्या करूं? हाँ, वो हमारे यहाँ ज्योतिष में महर्षि पाराशर ने कहा है, जो देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित। यदि एक सुनिश्चित समय में आचार्य गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा यदि वो नामकरण किया जाता है तो वो नामकरण भी सिद्ध हो जाता है। जैसा कि हम जब राम नाम या कृष्ण की माला जपते हैं तो जप करते करते वो नाम स्वयं में सिद्धि प्राप्त कर लेती है, उसी तरह से किसी भी जातक का नाम उनकी अवस्था तक हजारों लाखों बार लोगों द्वारा उच्चारण कर दिया जाता है, जिसके कारण वो नाम भी शुद्ध और सिद्ध हो जाता है। इसलिए उसी नाम से देखा जाएगा उनका सब कुछ। इसके लिए चिंता की बात नहीं है। जहां तक जन्म कुंडली की बात है तो नष्ट जातक के लिए भी उनके प्रश्न लग्न के आधार पर और आव भाव के आधार पर हमारे फलित ज्योतिष ग्रंथों में कुंडली निर्माण का भी है। लेकिन यदि जन्म राशि का ज्ञात उन्हें नहीं है किसी भी कारणवश, तो नाम राशि जो उनका निकनेम है उससे ही वो अपने सभी ये को देखें। और जो उनका जन्म तिथि है सर्टिफिकेट में वो भी एक सुनिश्चित समय पर गुरु के द्वारा लिखा जाता है, तो उसमें भी सिद्धियां आ जाती है। तो उसके आधार पर न्यूमरोलॉजी में मूलांक के आधार पर भी वो विचार कर सकते हैं। आगे की बची हुई राशि जी, आगे अब हम मिथुन, जो सौरमंडल का तीसरा सबसे सुंदर, आकर्षक, सम्मोहक राशि है। मिथुन का अर्थ होता है, संकेत है इनका जुगमक, जोरा। तो मिथुन राशि का अधिष्ठाता ग्रह बुध है, और बुध है बौद्धिक रूप से समृद्ध तो है ही, लेकिन काफी सुंदर होते हैं। ये न अधिक गोरे न काले, मध्यम रंग इनका होता है, लेकिन स्वभाव, संस्कार, विचार इनका अच्छा होता है। ये व्यापार के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुशल
प्रबंधक माने जाते हैं। वर्तमान समय में बुध वाले जातक का सहज पराक्रम में चंद्रमा और सुख स्थान में केतु है। तो सुख स्थान का जो केतु है इनका, इसके लिए शांति करने की जरूरत है। केतु की शांति शनिवार को, क्योंकि इनकी कुछ सुख में बाधाएं आ सकती है, तो ये विकलांगों को, ये हैंडीकैप को दान करें। इसके बाद बुधवार को हरे वस्तु का आसमानी या फिरोजा कलर के रुमाल जरूर अपने पास रखें। अपने रूम का जो कलर है उनका, बेड, कुशन, तकिया, कवर आदि पर्दा, ये आसमानी फिरोजा या हल्के हरा रंग का जरूर रखें, हरा से संपर्क रखें। इसके बाद बुध द्विस्वाभाविक ग्रह है। इनके जीवन में दुविधा की स्थिति बराबर रहती है। ये रात्रि बली होते हैं, दिन के अपेक्षा रात में अधिक काम करने का इनका स्वभाव होता है, जिसके चलते ये प्रबंधन के क्षेत्र में, होटल के क्षेत्र में, रेस्तरा, खान पान, खाद्यान्न, ग्रेन आदि के कारोबार, रस पदार्थ के या सौंदर्य प्रसाधन, एसेसरीज जितना भी है पूरी दुनिया में, वो सारा संधान करने के लिए का जो क्षेत्र है वो बुध के क्षेत्र में। लेखा, अंकेक्षण, अकाउंट्स या एचआर का जो काम है वो भी बुध के क्षेत्र में भी है, में ही है। तो इस बार मिथुन राशि वालों के लिए 5वें घर का अधिष्ठाता शुक्र 6ठे घर में शत्रु भाव में है और समभाव में, और बुध वहां पर बैठे हुए हैं। तो इनको अपने राशि के अधिष्ठाता ग्रह की शांति निरंतर करनी पड़ेगी। 7वां घर में मंगल का होना दाम्पत्य, पत्नी को रक्त से संबंधित दोष या तनाव, उन्माद या डिप्रेशन से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में इन्हें रविवार को सूर्य चालीसा या मंगलवार को कुछ हनुमान उपासना भी ये करें। तो 11वें भाव में 10 इनका जो शनि का संचार है मिथुन राशि का, वो इनकी राशि से 11वें भाव में है। 11 माने कुंभ राशि में चल रहा है। तो ये शनि इनकी स्वग्रही है। आईटी के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि 2024 में इनकी अच्छी रहेगी। खोए हुए या जो पैसे कहीं लगा हुआ है, जो पैसा नहीं लौटने की संभावना थी, वो पैसे भी इनके 2024 में रिटर्न आने की संभावना है। अर्थात आर्थिक रूप से मिथुन राशि वालों का जो समय है वो 2024 काफी बढ़िया रहेगा। तो मिथुन के बाद कर्क राशि पर चलते हैं। कर्क के अधिष्ठाता ग्रह चंद्रमा है और वो इस बार सिंह राशि में अपने मित्र ग्रही अपने राजा के पास हैं। तो इनके कर्क राशि वालों के धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा पारिवारिक कलह, भ्रातृद्वेष या जमीन संबंधी विवाद, बंटवारा या मकान संबंधी परेशानी इनकी हो सकती है। इन्हें केतु की उपासना शनिवार को विकलांग या ऐसे निरी लोगों को कुछ दान, भोजन या सेवा करने की जरूरत है। कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति, नीतिगत जो पॉलिसी है उसमें ये विजयी रहेंगे। न्यायालय में लंबित काम जो होगा या इन पर आरोप है, किसी तरह का कलंक है, अभियोग है, उससे भी इनकी मुक्ति मिलेगी। और इनका 6ठा भाव में सूर्य और मंगल है, जिससे थोड़ा सा इनको क्रोध से बचने की जरूरत है और प्रतिशोध से बचने की जरूरत है। बाकी सब ईश्वर की कृपा है, सब ठीक रहेगा। सप्तम और 8वें भाव में शनि का होना
वो ठीक है, क्योंकि त्रिखट आय स्थिता पापे सर्वे शुभ कारका। 6, 11 और 2 का पापग्रह जातक के लिए शुभ सूचक होता है, धनदायक होता है, सम्मानदायक होता है। तो अब सिंह राशि पर चलते हैं। सिंह के जातक के अधिष्ठाता ग्रह भगवान सूर्य, जगत के नियंता भगवान भूवद भास्कर आदित्य हैं। सूर्य इस बार धनु राशि में अभी संचार कर रहे हैं। उनका तो मासिक गति होती है। जब मकर राशि में ये सूर्य जाएंगे तो इन्हें सूर्य चालीसा का पाठ और शनिवार को गुड़ का दान जरूर कुंभ ये जनवरी और फरवरी में इनको करना चाहिए। उस समय इनकी आर्थिक और शारीरिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो ये सिंह राशि की स्थिति है। ऐसे जातक यदि संभव हो तो दाएं हाथ है के अनामिका उंगली में 5 रत्ती का माणिक्य रूबी धारण करें, अथवा रूबी लेने की स्थिति नहीं हो तो ये कैंजियम माणिक्य या लाल हकीक का प्रयोग दाहिने हाथ के अनामिका में रविवार को 5 पलस रत्ती में ये तांबे या ब्रास में बनाकर जरूर स्थायी रूप से धारण करें। भगवान सूर्य को रविवार को लाल फूल कुमकुम के साथ सूर्यार्घ जरूर निरंतर करें। इनके अधिष्ठाता जो राशि से है वो स्वयं साक्षात जगत के नियंता सूर्य हैं। इसलिए इनका जनवरी और फरवरी में को छोड़ करके बाकी समय जो 24 का है वो श्रेयस्कर रहेगा, सुंदर रहेगा। अब बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के स्वामी भी भगवान बुध हैं। ये बुध है वाणी, विचार, प्रबंधन, लेखा, अकाउंट और आर्थिक या बैंकिंग क्षेत्र से लाभ के ज्योतिषीय गणना से भी इनका लाभ होता है। इस बार इनके राशि में अभी केतु हैं तो इन्हें सिर में परेशानी बढ़ सकती है। ईएनटी संबंधी प्रॉब्लम या चोट चपेट का डर होगा। ये 3 शनिवार को केतु ग्रह के लिए दान जरूर करें तो बढ़िया रहेगा। बाकी इनका जो ग्रहों की स्थिति है वो बढ़िया चल रहा है इनका। और इनके 7वें स्थान का राहु कन्या राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खटास, बाधा या वैमनस्यता उत्पन्न कर सकता है। तो केतु और राहु दोनों कन्या राशि वालों के लिए 2024 में पूज्य हैं। जरूर इनकी आराधना, दान, पूजा या इनके लिए जप आदि जरूर करते रहें। निराकरण, निवारण होता रहेगा और जो कष्ट है, बाधा है वो स्वतः दूर होगा। कन्या राशि वाले भी सक्षम हो तो 5 पलस रत्ती में ये एमराल्ड पन्ना ले सकते हैं, स्वर्ण या ब्रास में बना करके बुधवार को, अथवा अपामार्ग चिरचिरी के जड़ को बुधवार को आमंत्रित करके जंत्रनुमा गांठ में बांध करके दाएं बाह में जरूर लगाएं। चिरचिरी का उपलब्ध हो तो दातवन भी करें तो बहुत फायदा इनको मिलेगा। अब बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और शुक्र की चर्चा मैंने पहले भी की है। वो बहुत ही डिप्लोमेटर होते हैं, परामर्शी होते हैं, दूसरों को ये कूटनीतिक विशेषज्ञ भी होते हैं। कैसे जीना है, कैसे प्रहार करना है, कैसे शत्रुओं से बचना है, ये सारी कला तुला में होती है। और ये बहुत ही दयालु, न्याय प्रिय भी होते हैं, स्पष्ट वक्ता। किसी भी बात को मित्रों के बीच में या अपने कुटुंबों के बीच में स्पष्ट वक्तृत्व के कारण इन्हें जाना जाता है। इस बार शुक्र अभी वृश्चिक राशि में धन स्थान में है जो इनके लिए सुखद और सुंदर है।
हाँ, वृश्चिक राशि में बुध की उपस्थिति जो शत्रु भाव में है वो इनके लिए थोड़ा सा कारण बन सकता है। एक आध आर्थिक लॉस या पैसे गुम हो सकते हैं या किन्हीं के द्वारा ले लिया जा सकता है, जो रिटर्न होने की संभावना या ठगी के शिकार हो सकते हैं। तृतीय भाव में सूर्य और मंगल का मित्र ग्रही होना इनका सामाजिक और कौटुंबिक परिवेश में वृद्धि होगी। इनका मान सम्मान बढ़ेगा, किसी सामाजिक संस्था के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा, इनको प्रतिष्ठित किया जाएगा। इनका चौथे सुख भाव का स्वामी शनि स्वग्रही 11 राशि में है, ये भी इनके लिए सुखद और सुंदर है। छठे भाव में ये तुला राशि के लिए छठे भाव में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। इनके लिए भी राहु ग्रह डिसएस्केंडिंग नोड कहा जाता है, पैर खींचने वाला ग्रह, तो शत्रु स्थान में है ये राहु। तो इनकी भी पूजा उपासना या प्रार्थना शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और राहु के लिए प्रार्थना करें, वो इनका जो कष्ट है, बाधा है, वो दूर होगा। सातवें घर का बृहस्पति इनका दाम्पत्य जीवन, मैत्री, परस्पर प्रेम, कुटुंबों के बीच प्रतिष्ठा, धार्मिक कार्यों में भाग लेने का मौका, तीर्थ यात्रा जाने का भी अवसर 2024 में एक से अधिक इनको मिलेगा। इनका भी वर्षफल काफी अच्छा है। तो वृश्चिक राशि में चलते हैं, जहां शुक्र आसन्न वृश्चिक में और बुध शत्रुग्रही हैं, और इनके अधिष्ठाता ग्रह जो हैं वो धनु राशि में मंगल और सूर्य के साथ है, जो धन स्थान है। तो इनके लिए जमीन, प्लॉट खरीदने का संजोग बन रहा है। ये और इनकी प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता में इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों का विस्तार होगा, और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जहां जॉब में है वहां भी इनके मान सम्मान और धाक में वृद्धि होगी। अब हम ये वृश्चिक राशि के जातक यदि थोड़ा बहुत कुछ उपासना करना चाहते हैं तो ये, या निरंतर स्थायी रूप से अपने रक्षा के लिए, तो 7 प्लस में रक्तिम लाल मूंगा, पिगन्स ब्लड ग्रुप, कबूतर के खून से मिलता जुलता जो मूंगा है वो 7 रत्ती में, 7 से 9 रत्ती में मंगलवार को स्वर्ण या ब्रास मेटल में बना करके धारण करें। बहुत फायदा होगा, लाभ होगा, धन, वाहन और भवन के संयोग इनके लिए अच्छा है। अब धनु राशि पर आते हैं। धनु राशि के जातक भगवान बृहस्पति हैं, जो देव मंत्री भी हैं। ये और लग्न, इनके राशि स्थान में सूर्य और मंगल की उपस्थिति बहुत बेहतर है। नेतृत्व करने की क्षमता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रतिष्ठा, या जहां भी जीविका के क्षेत्र में है वहां भी इनका पदोन्नति के अवसर इनको मिलेंगे। इनके बाद इनके पराक्रम के स्थान में शनि स्वग्रही हैं, वो भी बेहतर है इनका, और सुख भाव में राहु है। अर्थात धनु राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा कमजोर और ऐसे निडी व्यक्तियों, विकलांग जनों का, अपाहिज जनों का, दिव्यांगों की सेवा करने की, दान करने की, दान, भोजन या वस्त्र ठंडा का समय है, उनकी सेवा जरूर करें। आत्म शांति के साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता भी इनकी बढ़ेगी, और इनके जो कष्ट हैं वो भी निराकरण होंगे, उसका भी निराकरण हो जाएगा। तो पंचम भाव में बृहस्पति बहुत ही सुखद, इनके संतान के लिए, इनके बुद्धि के लिए, इनके विभागीय पदोन्नति के लिए, इनके संतान को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, प्लेसमेंट उनका अच्छा होगा। इनके विचार भी काफी अच्छे होंगे, नियंत्रित होंगे, और वो इनके जीवन के लिए काफी सुखद संजोग बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर कर रहे हैं। तो और खास करके
दशम भाव का जो धनु वालों के लिए 11वें भाव में इनका केतु है। तो थोड़ा सा 3 शनिवार को ये केतु के लिए भी कुछ उपासना करें तो बहुत लाभ होगा। ये वर्ष धनु के लिए सुखद, सुंदर और ऐश्वर्य लेकर के आया है ये। और इनकी राशि रत्न जो है वो पोखराज पद्मराग है। पद्मराग 5 प्लस में ये राइट हैंड के रिंग फिंगर में गोल्ड में बनाकर धारण करें। अन्यथा ये बृहस्पति कवच का पाठ करें। गुरुवार को गौग्रास के रूप में चना और गुड़ गाय गौ माता को सप्ताह में एक दिन गुरुवार को जरूर दें। इनकी भी इष्ट सिद्धि मिलेगी और इनके भी रुके हुए कार्य बनेंगे। रोग और शत्रु नियंत्रण में होगा, पराभव इनका बढ़ेगा। मकर और कुंभ राशि दोनों के स्वामी भगवान शनि हैं। मैंने पहले भी कहा है वो न्याय के अधिष्ठाता ग्रह हैं, बहुत दयालु और कृपालु हैं। तो साढ़े साथी से बचने के उपाय पर मैंने पहले भी चर्चा किया है। बहुत सरल उपाय इनका मैंने बताया। जो पिप्पलाद शनि स्तोत्र हिंदी या संस्कृत में मात्र 10 पद्य का है। ये बहुत ही एक कहानी है। जब पिप्पलाद ने इनकी रक्षा की तो इन्होंने वचन दिया था जो आपके पिप्पलाद ऋषि को आपकी जो उपासना करेगा उन पर हमारी कुदृष्टि कभी नहीं होगी, बल्कि हमारी कुदृष्टि सुदृष्टि में बदल करके धन, वैभव, पुत्र संजोग आदि जो भी आकांक्षा होगा जातक को उसको मैं पूरा करूंगा। और कम से कम बाएं हाथ के बीच वाली उंगली में लोहे का छल्ला अंगूठी जरूर ये शनिवार को धारण करें। या यदि सक्षम हो तो नीलम 5 प्लस में पंच धातु में निर्माण करके शनिवार को संध्या काल में ये धारण करें। इनका राशि रत्न है। इनके अशेष इच्छा जो है, अभिष्ट जो है, उसमें ये सहायता इससे मिलेगी। शनि, मकर और कुंभ की बात मैंने की। मीन राशि जो अंतिम राशि है, इसके अधिष्ठाता ग्रह भगवान बृहस्पति स्वयं है। और इस राशि में राहु की उपस्थिति अभी थोड़ी सी चिंता का कारण है। राहु की पूर्ण दृष्टि जो उपस्थिति जो है वो इनके 7वें स्थान पर है। अर्थात इनको भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी, पत्नी को रोग, बाधा या अनिद्रा संबंधी, डिप्रेशन संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए मीन राशि के जातक को भी शनिवार को राहु की उपासना, राहु का कवच या दिव्यांग जनों की सेवा इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये भी 5 प्लस में जो है पद्मराग धनु राशि की तरह, जिसको हम पोखराज कहते हैं, ये राइट हैंड 4 फिंगर में इसे गुरुवार को धारण करें। दिन के 2 बजे से पहले या सूर्यास्त के बाद ये फायदेमंद इनके लिए साबित होगा। और गुरुवार को गौग्रास जरूर दें। गुरुवार को पीत वस्त्र का भी धारण कर सकते हैं। पीला रुमाल भी हाथ में रख सकते हैं। तो इस तरह इंदु जी, ये संक्षिप्त में ये तो बहुत विशद विषय है। फिर कभी आपकी जिज्ञासा होगी या प्रॉपर हमारे जो भी श्रोता हैं उनके लिए मैं फिर यथासमय आपके आग्रह के अनुसार में उपस्थित होऊंगा। तो और कोई जिज्ञासा है तो आप बताएं। नहीं, आपने बहुत विस्तार पूर्वक सारी राशियों का विश्लेषण कर दिया। एक निशांत कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं कि मेरी राशि कर्क है और मैं भी अभी कभी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, कृपया तो कर्क राशि के लिए आपने उपाय तो बतलाए हैं। हाँ, कर्क के लिए मैंने बता दिया है जी।
कर्क राशि पर जो है इसकी राशि से सिंह राशि में है, और इनको कर्क राशि वालों के लिए एक और प्रयोग है इनका बुरे दौर से गुजरने का। बहुत ज्यादा तो नहीं, मेरा मानना है 2024 में इनका ये बुरा दौर समाप्त हो जाएगा। एक ये मोती 5 प्लस राइट हैंड लिटिल फिंगर में धारण चांदी में करें, और सफेद रुमाल रखें। 3 या 7 सोमवार को नए मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दही, चावल, पलाश या बांस के पत्ता यदि मिल जाए, ये रख करके इसे दान करें, जिससे इनके जो परिस्थिति है प्रतिकूल हो अनुकूलता में बदल जाएगी। निशांत जी के लिए तारीख में बहुत सारे कमेंट आए। सब लोगों ने बहुत इस कार्यक्रम को पसंद किया, और आपकी काफ़ी बुरी बुरी प्रशंसा सारे लोग कर रहे हैं जो भी दर्शक हैं। और आपने इतनी अच्छी जिज्ञासाओं को शांत करके लोगों को इतना बढ़िया से स्पष्टता से आपने सारे बातों को रखा, और मुझे लगता है कि सबों का निवारण हो गया होगा, और उनके प्रश्नों का। तो आपका बहुत बहुत आभार, आप आए अग्रसर के इस मंच पे, और आपने इतनी जी इसका पूरा श्रेय जो है अग्रसर परिवार और आपको मैं समर्पित करता हूं। और भविष्य में भी हमारे जितने भी जो अनुश्रवण करने वाले हैं, जिनकी थोड़ी सी निष्ठा बनी है, तो वो हमारी सेवा ले सकते हैं आपके माध्यम से, या मुझसे जुड़ सकते हैं, या जब कभी भी कोई जिज्ञासा हो तो दिन में तो समय कम बचता है, रविवार को या रात्रि में 9 बजे से 11 बजे के बीच में इनका कोई जिज्ञासा होगा तो उसे मैं नोट कर लूंगा और दूसरे तीसरे दिन में इनका जवाब दे दूंगा। मैं प्रयास करूंगा ये संतुष्ट हों, इनको लाभ मिले, और भारतीय ज्योतिष परंपरा के प्रति या ज्योतिष विज्ञान के प्रति यदि कुछ भ्रांतियां है तो मैं नहीं मानता हूं, मेरा मानना है कि वो जब जुड़ेंगे हमसे या उनके जो जिज्ञासा होंगे, जब उसका लाभ प्रत्यक्ष उनको मिलेगा तो वह स्वतः इस विद्या का समर्थन भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, और आस्था भी उनकी बढ़ेगी। तो इस कार्यक्रम में आपके द्वारा मुझे ये अवसर दिया गया, या अग्रसर परिवार के द्वारा, तो मैं सभी श्रोताओं को और जो भी हमारे अभी जुड़े हुए हैं देश में विदेशों में, या हमारे बहुत सारे पहले से भी फॉलोअर हैं, तो उन सभी का मैं फिर एक बार अंतिम में उनका आभार और धन्यवाद, आशीर्वाद, मंगल कामना के साथ 2024 में हम लोग फिर कभी संजोग सुखद होगा तो मिलेंगे। और आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आप इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए अपने साहित्यिक मंच से जो आपका प्रयास है ये अपरिमित, अपरिमेय और प्रशंसनीय है। तो इंदु जी, इसके साथ ही मैं सभी लोगों का आभार नमस्कार करते हैं। मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे। जी 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 जी, मैं उम्मीद करता हूँ। और आने वाले वर्ष सभी लोगों के लिए, आपके लिए और सारे दर्शकों के लिए, अग्रसर के सारे परिवार के तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं फिर एक अच्छे टॉपिक्स को लेकर आपके साथ फिर जुड़ूंगी। तब तक जी 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 जी, धन्यवाद, आभार सभी को, नमस्कार।